नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज विधिक जानकारी की श्रृंखला में हम आपको संविदा के बारे में बताएंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको संविदा के कुछ आवश्यक तत्व और एक संविदा कब वैलिड होती है या एक करार कब संविदा बन जाता है उसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम आपको बताएंगे संविदा की स्वीकृति कैसे होती है और संविदा में कौन कौन से एक वैध संविदा में तत्व होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि एक जो संविदा रहती है वो संविदा में मुख्य 4 तत्व रहते हैं। एक तो स्वतंत्र सहमति रहती है, दूसरा सक्षम होना चाहिए संविदा करने वाला, कंडक्ट करने वाला व्यक्ति, और उसका एक वैध उद्देश्य होना चाहिए, और चौथा उसमें प्रतिफल होना चाहिए। बिना कंसिडरेशन के प्रतिफल के कोई भी संविदा वैध नहीं होती है। साथियों, जब दो व्यक्तियों के बीच में किसी तरह का एग्रीमेंट होता है, संविदा होती है, तो संविदा 2 तरह से भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है और लिखित में भी हो सकती है। मौखिक संविदा में मैं आपको बता दूं कि जैसे उदाहरण के लिए किसी की कोई बिल्ली चोरी हो गई है और वो एक एडवर्टाइजमेंट देता है कि जो मेरी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 1000 रुपये दूंगा। तो ये मौखिक एग्रीमेंट है, और अगर लाने वाला व्यक्ति उस बिल्ली को ढूंढ के लिए आता है तो उसको 1000 रुपये वो देता है। तो यहाँ पर भले लिखित में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो एग्रीमेंट वैलिड है क्योंकि इसमें प्रतिफल है। जो बिल्ली ढूंढ के लाएगा उसको 1000 रुपये मिलेंगे। दूसरा साथियों, कि किसी जैसे मैंने बताया था कि पागल व्यक्ति या माइनर व्यक्ति जो बालक है उसके साथ में किया हुआ एग्रीमेंट वो वैलिड नहीं रहता है। साथियों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कानून के द्वारा इन्फोर्समेंट या लागू की नहीं जा सकती हैं, उन पे और वो संविदा नहीं बनती हैं। इस टाइप के एग्रीमेंट शून्य या शून्य करनी रहते हैं। अब शून्य एग्रीमेंट का मैं आपको उदाहरण बताऊं कि 2 लोग आपस में ये करते हैं कि मैं जुआ खेलूंगा और जुआ खेलने में एक आधा घंटे जुआ खेलूंगा, इसके बाद जो पैसे मिलेंगे उसमें हम आधा कर लेंगे कानून। तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं, क्योंकि जुआ खेलना ही अपने आप में अपराध है और ये कानूनन वैध नहीं है। तो ये एग्रीमेंट शुरू से ही शून्य है। शून्य करनी एग्रीमेंट का उदाहरण मैं आपको दूं कि 2 लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति या को ये चीज़ दूंगा, ये चीज़ बेचूंगा, और गोदाम में रखी है वो, और अगर दैवी प्रकोप से अगर उस गोडाउन गिर जाती है या उस गोडाउन में आग लग जाती है या बारिश से वो गोडाउन का सामान नष्ट हो जाता है, तो ऐसी संविदा को शून्य कराया जा सकता है। ये शून्य करनी है, शून्य नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी बनी कि वो संविदा शून्य करनी हो जाएगी अगर ये कंडीशन आई। अब इसमें सबसे पहली बात रहती है कि एक तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर रहता है, सामने वाला ऑफर करता है और उस ऑफर को एक्सेप्टेंस चाहिए, और दूसरा पक्ष उसको जब तक कि एक्सेप्टेंस नहीं देगा तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब एग्रीमेंट में भी आप देखते हैं ना, जो लिखा जाता है तो दोनों पक्ष के साइन होते हैं। अगर एक पक्ष के साइन नहीं है तो वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जैसे हम मौखिक एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, उसका एक मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज़ की सहमति कब होती है। जैसे आपने रेलवे की खिड़की से जाके कोई टिकट लिया और रेलवे की खिड़की से टिकट लेके आप रेल में बैठ गए, तो आपके और रेलवे के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो रेलवे की टर्म्स कंडीशन है, रेलवे की शर्तें हैं, वो आपने बिना कुछ कहे टिकट खरीदते ही अपने आप में ये माना जाएगा कि मान ली। अब उसमें जैसे इंश्योरेंस रहता है, कुछ एक माइनर पैसा देके इंश्योर किया जाता है पैसेंजर को, तो अब वो कोई आपके रेलवे के बीच में कोई लिखित इंश्योरेंस का एग्रीमेंट नहीं बनाना, लेकिन टिकट खरीदते ही उसमें अपने आप में वो माना जाएगा। और जैसे आपने कोई रेल का टिकट लेके रेल के डिब्बे में बैठे, तो रेल का डिब्बा एक पब्लिक प्लेस नहीं रहता है। रेल के टिकट खरीदते आपके और रेलवे के बीच में कांटेक्ट हो गया, अगर आपके साथ में कोई कैजुअलिटी होती है, आपकी डेथ हो जाती है रेलवे की वजह से, या आपका सामान चोरी हो जाता है, इसके लिए रेलवे से आप कंपनसेशन मांग सकते हैं, रेलवे क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई लिखित में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये एग्रीमेंट अपने आप में वैलिड है। तो इस तरह से कुछ सहमति ऐसे भी मानी जाती है कि ये एक्सेप्टेंस है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति के लिए कोई परचेज ऑर्डर भेजा। अब वो उस परचेज ऑर्डर को भेजने के लिए, माल सप्लाई के लिए वो एग्रीमेंट सहमति नहीं देता है, उसने रिटर्न में सहमति नहीं दी, एक्सेप्टेंस नहीं दिया उस परचेज ऑर्डर का, लेकिन उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में
मान लो वो कोई 1000 पीस सप्लाई करने के लिए उसने परचेज ऑर्डर दिया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, और उसमें से वो 20 पीस सप्लाई कर देता है, 20 नग, और इसके बाद बाकी के नहीं देता है। तो अगर ए ने परचेज ऑर्डर भेजा है, बी ने उस 20 नग उसके सप्लाई कर दिए हैं, तो बाकी के आइटम न सप्लाई करने के लिए ए बी के ऊपर वाद ला सकता है इस अधिनियम के अंतर्गत, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता कि साहब हमने सहमति कहाँ दी, आपने 20 पीस तो सप्लाई कर दिए ना, इसका मतलब है कि उस परचेज ऑर्डर से आप सहमति थे, उस संविदा से आप सहमति आपकी थी, एक्सेप्टेंस था, तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ साथियों कि एक्सेप्टेंस कैसे होता है, इस चीज़ को आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें ये देखते रहते हैं, हम दुकानदार से छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं, बिल उसका लेते हैं, तो इस टाइप की जानकारी, अवेयरनेस आपकी बढ़ाने के लिए कि कब आपकी संविदा वैलिड है, कब आप कंपनसेशन ले सकते हैं, कब उपभोक्ता फोरम में आप जा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब रहता है और उसकी सहमति कब मानी जाती है। तो मैं एक बार फिर आपको जल्दी से रिवीजन कर देता हूँ। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल होना जरूरी है, कानूनी रूप से वो कॉन्ट्रैक्ट वैध होना चाहिए, और उसकी सहमति जरूरी है। तो साथियों, मैं समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, तुरंत लाइक कर दें, और साथियों लाल बटन को दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, और आपको बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करना ना भूलें। मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि इसको अवश्य शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे, और बेल आइकन को अगर दबाएंगे तो आप मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे, आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।